मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल. A very warm welcome to all of you from Spiritual Health Inner Value Academic. Myself Vandana Chaudhary, psychological counselor. आज हमारे बीच डॉक्टर सुषमा लाड जी हैं. She has done MBBS and MD in pathology. She is a family physician and spiritual counselor. She has done PG diploma and MSc in counseling and spiritual health. She is practicing from last 16 years. Once again, most welcome, Dr. Sushma. आपका बहुत स्वागत है कि आप आज फिर हमारे बीच समय निकाल के आए. Thank you, वंदना जी, and very good afternoon to all of you and Om Shanti. So आज कल इस टॉपिक में हमने देखा था कि अलग अलग जो बीमारियां है, डिसीजेस है, लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसीजेस, तो उनके कारण क्या है. तो आज हम मेनली वो तो थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ उसका प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम या रेमेडीज अगर हो गया तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उस बारे में हम थोड़ा आज मंथन करेंगे. वही लास्ट सेशन में आपने डिसीज एंड इट्स कॉज के बारे में इतना डिटेल में इतना अच्छा समझाया हमें, और बहुत अच्छा सेशन था. वंडरफुल सेशन वाज. एंड आज आप प्रिवेंशन, आज उसे हम रोगों को हमारे तक आने से कैसे रोक सके, या फिर अगर हमें रोग कोई डिसीज हो गया है तो उसे हम कैसे क्योर कर सके, उस पर ध्यान दे सके, इसके बारे में प्लीज आप कुछ बताएंगे. जरूर. और मेरी जो ये डिस्कशन है इन जनरल रहेगा, मतलब मैं कुछ हाईलाइट ज्यादा ऐसे बहुत विस्तार में हर बीमारी का हम मंथन नहीं करने वाले, लेकिन जिसको भी कुछ है, अगर किसी को शिकायत है तो उसको 1-to-1 उस मतलब उसका जो कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट है, उस डॉक्टर के पास ही जाके उसको उसका ट्रीटमेंट लेना है. तो मैं अभी ना थोड़ा स्लाइड्स बनाए हैं, मैं थोड़ा शेयर करती हूँ. ओनली होस्ट कैन शेयर द स्लाइड्स ऐसे है, तो थोड़ा मेक मी होस्ट. चेंज द सेटिंग्स एंड अलाउ स्क्रीन शेयर टू. सेटिंग चेंज कीजिए और अलाउ ऑल टू शेयर द स्क्रीन, ऐसा कीजिए. वंदना जी. हाँ हाँ, बस एक मिनट करते हैं. हाँ, हो गया, अभी आप कर सकते हैं. पसंद. तो अभी मेरा जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन एंड रेमेडीज ऑफ डिसीजेस. तो जो अभी जो पहला जो डिस्कस करेंगे हम कैंसर के बारे में. आपको कुछ बोलना है वंदना जी, पूछना है? हाँ, मैं ये पूछूंगी कि ये कैंसर, आजकल हमको कैंसर, कितने सारे अलग अलग टाइप के कैंसर्स देखने को मिलते हैं, मैन में, वुमन में. तो ये कैंसर को मीन्स कैसे उसको प्रिवेंशन, उसको कैसे रोका जा सकता है?
कैंसर ये ऐसे बीमारी है ना कि अभी हम इतना हमने प्रोग्रेशन किया है, प्रोग्रेस की है और हम इतना मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, लेकिन कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अभी आज हर एक को डर लग रहा है। तो और कैंसर जो है वो महिलाओं में अभी जैसे हॉर्मोन्स के कारण है, महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा उसका परसेंटेज है। फिर डाइट जो हम ले रहे हैं वो डाइट गलत खान पान वो उसको ज्यादा ये कर रहा है, मतलब प्रभावित कर रहा है। फिर मोटापा है महिलाओं में, तो मोटापे के कारण भी एंडोमेट्रियल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। ये या ज्यादा मोटापा या ओवर न्यूट्रिशन के कारण ईस्ट्रोजन की मात्रा जो बढ़ रही है खून में उसके कारण है, या फिर जो पीरियड्स के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी महिलाएं चालू करते हैं, उसके वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर और ये सारी चीजें ऐसी बढ़ रही है। एक्सेसिव फैट जो हम डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में, या हेवी जो चीजें खा रहे हैं, तो उससे हमारे एडिपोज टिश्यू में हाँ ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा है। तो महिलाओं में कुछ कुछ जो कैंसर है वो 45 या 50 के एज के बाद ज्यादा इसमें दिख रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो कैंसर क्या है और उसके कारण जैसे डिस्कस किए थे, जो सामने जैसे स्लाइड में दिख रहे हैं। और आज हम उसका मतलब कैसे उसकी रोकथाम करें, उसके लिए कैसे स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स उसके कारगर सिद्ध हो सकते हैं, उस बारे में हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। तो कैंसर में हमारा जो डाइट है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और जैसे कि हम जो डाइट ले रहे हैं, मतलब हर चीज हम पका के खा रहे हैं, कोई भी चीज उसके नेचुरल फॉर्म में हम नहीं खा रहे हैं, तो ये ज्यादा हमें नुकसान दे रहा है। जैसे कोई भी हम प्रिजर्वेटिव वाले पैक फूड खा रहे हैं, तो उसमें कुछ नाइट्रेट्स है या कुछ और ऐसे घटक होते हैं, एडिटिव्स होते हैं। और फिर जैसे सैकराइड्स है या नाइट्रेट्स है, वो कैंसर के लिए ज्यादा बन रहे हैं। फिर कुछ फिश है या मीट है, तो उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और फिर उसको जब हम पकाते हैं तो वो कार्सिनोजेंस में टर्न अप होते हैं। फिर उसके बाद एक्सक्यूज मी, और एक्सक्यूज मी, और फिर जैसे कि फिर कैरोटीनॉइड्स जैसे ये है, जब हम खाना बनाते हैं जैसे बहुत सारा ऑयल जैसे हम बार बार यूज करते हैं, तली हुई हम चीजें बार बार खाते हैं, तो उसके वजह से भी कैंसर कार्सिनोजेंस जो है वो फूड में वो उसकी मात्रा बढ़ती है। तो डाइट, अभी इसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, तो हमें डाइट ऐसा लेना है जिसमें हमें फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का उसमें ज्यादा प्रमाण हो। तो नेचुरल जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो कैंसर ट्रिगरिंग जो फैक्टर्स होते हैं उसका प्रभाव कम करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, देन ग्रीन जूसेस है। फिर और जैसे कैरोटीनॉइड्स है, तो कैरोटीनॉइड्स ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। तो और विटामिन सी है, विटामिन ई है, तो दीज आर ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जो फ्री रेडिकल्स जो मेटाबॉलिज्म में बॉडी के मेटाबॉलिज्म में जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते हैं, जो और वो नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं फ्री रेडिकल्स, तो उसका इफेक्ट को डाउन करने में विटामिन ई और सी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो रेगुलरली हमें विटामिन ई 200 से 400 मिलीग्राम मात्रा में, विटामिन सी 500 to 1000 मिलीग्राम के मात्रा में हमें लेना चाहिए। फिर जो एसिडिक फूड है वो हमारे जैसे हम कोई भी चीज पकाते हैं तो उसका पीएच बदल जाता है, वो एसिडिक हो जाता है, और जो नेचुरल फॉर्म में फूड रहता है वो अल्कलाइन रहता है। तो अल्कलाइन फूड जो है ये कैंसर की रोकथाम में ज्यादा हेल्प करता है। फिर
जो डाइट में हमें फाइबर वाली चीजें, रेशा वाली चीजें वो ज्यादा लेनी है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो ये जो सीड्स है अलग अलग, सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्स सीड है, नट्स है, उसमें पाए जाते हैं। तो ये भी कैंसर के सेल्स के जो बॉडी में बढ़ने की जो ये है टेंडेंसी है, उसके रोकथाम में हेल्प करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। फिर जो मेरे जो स्लाइड्स है एकदम ये हो गए, सॉरी। फिर फाइबर है, फिर ग्रीन फूड जो है, व्हीट ग्रास एंड कुछ मशरूम, उसमें भी कुछ अच्छे घटक है। फिर जैसे जो हमारे मसाले हैं, जिंजर है, गार्लिक है, टर्मरिक है, तो ये सारे जो फूड आइटम्स है, इससे भी हमारा जो कैंसर के इसमें हमें रोकथाम करने में हेल्प होती है। तो और उसके से जैसे कि फूड हैबिट्स तो हमें इम्प्रूव करने हैं, फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करना है, हमें एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करना है, जो मोटापा है उसको हमें कंट्रोल करना है। फिर इस्ट्रोजन की मात्रा जो शरीर में, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि मोटापा एक कारण है, या फिर खान पान, गलत खान पान है के वजह से जो इस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ा हुआ है वो हम कम कर सकते हैं। फिर बाकी जैसे तंबाकू, शराब, फिर ये इसका हम प्रमाण जैसे बंद ही करना है हमें। फिर रोज हमें एक्टिविटी जो है, हमें 30 मिनट्स जैसे हमें एक्टिविटी रोज रखनी है, एक्सरसाइज रखना है, खान पान हमें प्लांट बेस्ड जो हमारा आहार वो रखना है, फिर फाइबर ज्यादा रखना है, विटामिन डी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा हमें ज्यादा रखनी है। तो इस प्रकार से हम इसके रोकथाम में हमें काफी हम प्रिकॉशंस या जैसे मेजर्स हम ले सकते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। ये हाइपरटेंशन के लिए आजकल हम देख रहे हैं कोरोना से, ये कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो सामने आया है डिसीज वो है बीपी, हाई बीपी। तो ये हाई बीपी जो आया है हाइपरटेंशन के कारण, तो उसमें क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये क्यों आया, एंड जैसे इसमें क्या हम आगे न आए, क्योंकि अभी भी लोग बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या मतलब आप बताएंगे प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं जो हम इसे स्टॉप कर सकते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हाई ब्लड प्रेशर जो है ये आजकल के जो शहरी दुनिया में या अर्बन जो पॉपुलेशन है, अर्बन जो एरिया है कंट्री का, वहां पे हाइपरटेंशन ने बहुत ज्यादा, मतलब सारे लगभग 70-80% लोगों में हाइपरटेंशन की जो है ये दिखाई दे रहा है। और अमेरिका जैसे इतना डेवलप कंट्री में लगभग 11 लाख से ऊपर लोग जो है वो ये हाई बीपी के कारण उनकी डेथ होती है। फिर भारत में अराउंड 15 करोड़ के ऊपर भी लोग हाइपरटेंशन से ज्यादा अफेक्टेड है, मतलब काफी इससे भी ज्यादा परसेंटेज हो सकता है। और हाइपरटेंशन इज लाइक अ साइलेंट किलर, है ना। तो और दूसरी बात, जो गांव में लोग हैं उनमें इसकी मात्रा कम है, क्योंकि गांव में लोग मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं, शारीरिक व्यायाम, या उनको जैसे मिलजुल के रहते हैं, या फिर थोड़ा एक
उसके वजह से उनका जो मानसिक टेंशन या इनसिक्योरिटी वो भी इसमें काफी जैसे हद तक ये इसमें भी उसका भी रोल है। तो इसके और जैसे कारण है कि बढ़ा हुआ वजन है, या जैसे कि बहुत सॉल्ट का इंटेक रहता है हमारे इसमें खान पान में, या अल्कोहल इंटेक है, फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है हाइपरटेंशन के लोगों को, जैसे पेट उनका साफ नहीं रहता है, मोटापा रहता है उनमें, फिर कोलेस्ट्रॉल का जो है उनके खून में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज्यादा रहता है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम ये सारी चीजें डिस्कस की थी, तो अभी हम व्हाट आर द स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, तो उस बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हाई बीपी है माना, जैसे उसका जो ये है ब्लड जो वेसल्स है उसमें प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर जो है ये हार्ट से कनेक्शन रखता है, और प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर इट इज कंट्रोल्ड बाय हार्ट। तो हार्ट जो है ये इट वर्क्स लाइक अ पंप। तो जो ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली अफेक्ट्स टू अपना हार्ट का फंक्शन। सो उसके लिए हमें क्या, हाई बीपी अगर हमें है या नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो उसको कैसे हम कम करें, तो उसके लिए हमें फिजिकली एक्टिव ज्यादा रहना है। आजकल हम देख रहे हैं कि हम सीडेंटरी लाइफ से ज्यादा जी रहे हैं, या ऐसे जैसे कि हमें लिफ्ट से आना जाना ज्यादा पसंद करेंगे, या घर में हर चीज हम हमारी मशीनरी से हमारा सारा चलता है, किचन के अंदर भी सारा मशीन, वॉशिंग मशीन है, या मतलब जो भी है, हम ज्यादातर ऐसे बॉडी को मूवमेंट देना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो हमें उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ रही है। तो वेट जो है वो हमारा, हमें हेल्दी वेट हमें मेंटेन रखना है। ओवर वेट जब होती है तो वो ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी करता है। फिर हमें जो सोडियम का हमारा मतलब जो सॉल्ट है, तो नमक है, उसकी मात्रा हमें कम रखनी है खान पान में। फिर बाकी के जो कारण है, डाइट हमें जो लेना है उसमें भी, जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो वाला डाइट, ग्रीन फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो ज्यादा लेने हैं। फिर जैसे चाय है, कॉफी है, देन जो सफेद जो हम बोलते हैं व्हाइट पॉइजन, वो जो चीजें हैं, शुगर है, सॉल्ट है, या फिर बहुत ज्यादा जो मतलब मसालेदार जो चीजें हैं, तो ये चीजों को हमें थोड़ा कम रखना है, मतलब इसकी मात्रा भी कम करनी है। फिर वंदना जी की आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, एक्चुअली कुछ लोग अनम्यूट हुए हैं। एक मिनट में सबको म्यूट कर देती हूँ। और ये किरण ओझा, हाँ, वो हाँ, किरण ओझा ने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उन्होंने रेज हैंड किया है। हाँ, नहीं हम लास्ट में रखेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, लेकिन अभी आवाज ऐसी कुछ हाँ ना ठीक है, कटी मैंने अनम्यूट कर दिया सबको, म्यूट कर दिया सबको। हाँ। तो और फिर जैसे कि जो भी शरीर में हमारे जो इंटॉक्सिकेटिंग जो चीजें हैं वो हमें अवॉइड करनी है, जो बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा कर रहे हैं। फिर स्मोकिंग अवॉइड करना है, स्मोकिंग से भी ब्लड खून प्रेशर बढ़ जाता है। फिर बाकी भी चीजें हैं जैसे टिन्ड है मतलब, और प्लास्टिक पैक फूड है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, या फिर बाकी हानिकारक चीजें रहती है, तो वो हमें नहीं लेनी है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कोरोनरी हार्ट डिसीज। सही में आपने बोला कि आजकल घर में आ गया है, हर चीज हम मशीनरी यूज करते हैं, तो हम बहुत ही कम आजकल जो फर्स्ट फ्लोर पे जो जिनका घर है वो भी ये यूज करते हैं, एक्सीलेटर यूज करते हैं सीढ़ी से जाने के बदले। ये अभी हम सही हार्ट डिसीज के बारे में। तो अभी जैसे हार्ट से रिलेटेड अभी हाइपरटेंशन हमने डिस्कस किया, दूसरा है अभी कोरोनरी हार्ट डिसीज, है ना। तो कोरोनरी हार्ट डिसीज, कोरोनरी मतलब जो हार्ट को सप्लाई करनारी
आर्टरीज से रिलेटेड जो सप्लाई ब्लड सप्लाई करने वाले जो वेसल्स है उससे रिलेटेड जो बीमारी है उसको हम कोरोनरी हार्ट डिसीज कहते हैं। तो कोरोनरी हार्ट डिसीज माना जो बॉडी में जो अतिरिक्त चर्बी है या जो गलत बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जो वेन आर्टरीज जो सप्लाई होते हैं उसके अंदर वो डिपॉजिट होता है, उसको हम प्लाक कहते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ के फिर आर्टरीज को ब्लॉक करता है। तो उसके जैसे कि जो ब्लॉक अगर हो गया आर्टरीज तो हार्ट को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है, फिर हार्ट अटैक आता है। तो उसमें फिर बहुत सारी भागदौड़ करनी पड़ती है बाद में पेशेंट के लिए, उसके एंजियोप्लास्टी हम जैसे स्टेंट डालते हैं। तो ये सारी अगर ये सारे हमें आगे इसका जो ये होता है प्रोग्रेशन, वो अगर हमें रोकना है, शुरुआत में ही हमें रोकना है, तो अगर हमें जैसे हमारी सांस फूलना या फिर हमें जैसे हमारा बीपी बढ़ जाना या वजन ज्यादा है, तो ये अगर लक्षण हमारे में दिखाई दे रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम धीरे धीरे कोरोनरी हार्ट डिसीज के तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें उसको टाइम पे ही समझ के उसके अगेंस्ट हमें जो है वो स्टेप्स हमें लेनी ही पड़ेंगी। तो जैसे लास्ट टाइम भी मैंने ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही है सामने स्लाइड पे वो डिस्कस की है। तो इसमें मेनली जो हमारे खून के अंदर के जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़े हुए रहते हैं, सीरम लिपिड्स जो है वो बढ़े हुए रहेंगे, हाइपरटेंशन हमें रहेगा पेशेंट को, फिर ब्लड शुगर उसकी ज्यादा रहेंगी। मैं अभी आगे का एक स्लाइड्स ले रही हूँ। हाँ, तो ये सारी चीजें ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज के पेशेंट में पाया जाएगा। जैसे उसको स्मोकिंग की आदत अगर है तो वो उसको बंद करनी है, ब्लड प्रेशर उसका अगर मतलब हाइपरटेंशन उसको मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को कोरोनरी आर्टरी डिसीज के ये रहेगा ही रहेगा, तो उसको ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल रखना है, या अगर ये बीमारी ना होए तो हमें ब्लड प्रेशर को हमारे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। फिर हमारी ब्लड शुगर जो है ये हमें कंट्रोल में रखनी है। अगर हम ब्लड शुगर हमारी बढ़ रही है इसका मतलब हमारे शरीर में डायबिटीज पनप रहा है, और डायबिटीज जो है ये अथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लाक डिपोजिशन जो होता है आर्टरीज के अंदर, तो उसके लिए उसका बहुत ज्यादा रोल है। डायबिटीज का मतलब इंसुलिन हार्मोन का बहुत ज्यादा उसमें रोल है, जिसका जो डिरेंज मेटाबॉलिज्म है इंसुलिन का वो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसकी रोकथाम हमें करनी पड़ेगी। हमें डायबिटीज की दवाई मतलब शुगर कम करने की दवाई हमें शुरुआत से ही खानी पड़ेगी। फिर पेशेंट जब उसका कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर बोलता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आप चेक करो, तो उसमें दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एचडीएल एंड एक एलडीएल। तो एचडीएल माना गुड कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल माना बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो ज्यादातर हम देखेंगे कि हाई बीपी या फिर डायबिटीज या फिर मोटापा जिनको है, ऐसे पेशेंट्स में उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ही रहेगा, उसमें एलडीएल ज्यादा ही रहेगा। तो एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो उसको कम करने की जो दवाई है वो हमें उसको स्टेटिन बोलते हैं हम मेडिकल टर्म्स में, तो लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। तो वो हमें जो उसके राइट डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, उनके सलाह से वो हमें चालू करनी चाहिए। फिर एक्सरसाइज से क्या होता है कि बस हमारा वजन ही कम नहीं होता, लेकिन हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है शरीर के अंदर का वो भी बढ़ता है। तो हमें हफ्ते में 3-4 बार भी अगर हम एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉक करें 30 मिनट्स, या बाकी भी एरोबिक एक्सरसाइज करें, थोड़ा रनिंग, थोड़ा स्विमिंग, या कुछ भी हम बैडमिंटन खेलना है, फिर योगासना है, सूर्य नमस्कार है, मतलब कुछ भी तरीके से हम एक्सरसाइज को अगर हमारे डेली दिनचर्या में ये करते हैं, शामिल करते हैं, तो उसके वजह से भी हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो शरीर में बढ़ने का ये जो है बॉडी उसको इंड्यूस करती है, स्टिमुलेशन मिलता है, और वो फिर जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज का शरीर में जो ये है उसका शरीर में उसकी शुरुआत होने में वो कारगर साबित होएगा। फिर जैसे प्रिवेंशन में और एक बात है कि ये जो हार्ट बीमारी, हार्ट के जो पेशेंट्स रहेंगे उनमें एक टेंशन लेने की या बहुत ज्यादा ऐसे हर चीज जल्दी जल्दी करने की टिपिकल टाइप ए पर्सनैलिटी इन लोगों की रहती है।
तो ये आदत से भी हमें थोड़ा ये रहना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस जो लोग रहते हैं, तो ये इससे भी हमें थोड़ा बचना चाहिए। रिलैक्सेशन कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे हम कहें कि मेडिटेशन है, उससे भी हम रिलैक्स खुद को मतलब ऑटोमेटिकली हमें रिलैक्सेशन हो जाता है मेडिटेशन से, जैसे हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं और हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो उससे शांत होता है। फिर योग निद्रा है, या फिर योगा प्रैक्टिसेस है, तो या म्यूजिक लिसनिंग है, तो इस प्रकार से हम हमारे जो ये है बॉडी के पैरामीटर्स, उसको कई हद तक हम लोअर डाउन कर सकते हैं या शांत कर सकते हैं। फिर दूसरा है हमारी जो फूड हैबिट्स है वो हमें इम्प्रूव करनी है, तो जो हमें हमारा लाइफ भी उससे लॉन्ग लाइफ स्पैन, मतलब हमारी लाइफ भी उससे बढ़ेंगी हमारे अच्छे खान पान की आदतों से, और वेट भी हमारा कंट्रोल रहेगा। और जंक फूड हमें नहीं लेने हैं, या तली हुई भुनी हुई चीजें जिससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो उसमें रोकथाम मिलेगी। फिर हमें गुड फूड लाइक पल्सेस, दाल है, देन सोयाबीन है, फिर हरी सब्जियां है, फिर जैसे मेथी है, मेथी दाना है, मेथी है, मोहरी सीड्स है, तो इसमें अपने आप जो चर्बी जलाने के इसके अंदर कुछ नेचुरली एक इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, और इसके वजह से अच्छे जो है जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, अल्फा लिनोलिक एसिड, तो ये सारे जो हार्ट को जैसे मजबूत बनाने वाले जो घटक है इसमें पाए जाते हैं, तो ये हमें हमारे दिन भर के खाने में इसको हमें ऐड करना है। और बहुत सारी चीजें हम जो पका पका के जो हमारा खान पान का स्टाइल है उसमें अगर हम थोड़ा सुबह शाम फ्रूट्स या ग्रीन जूसेस है ना, तो उसको अगर हम शामिल करेंगे तो हमें उससे बहुत लाभ हो सकता है। फिर नींद अच्छी लेना है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस तो मैंने ये सुना हुआ है कि ये हड्डी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम बचपन से ही दूध लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो बहुत प्रिवेंशन हम पहले से ही करते हैं, फिर भी उसके बाद भी ऐसा और क्या करें कि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि और 30 वुमन में ये ज्यादा पाया जाता है 35 के बाद, तो ऐसा क्या करें कि ये मतलब ना हो या हम इससे बच सकें। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। तो आपने सही कहा कि हम जैसे कि हम शुरुआत से हम प्रिफर करते हैं कि हमें एक बचपन से कि दूध या ये जो पौष्टिक चीजें हैं वो लेनी चाहिए, और हम हमेशा लेते ही रहते हैं, फिर भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस की ज्यादातर महिलाओं में, और मतलब ये नहीं, ऐसे नहीं कि जो जिनको नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोगों में भी, महिलाओं में भी ये सारी चीजें, ऑस्टियोपोरोसिस सारी बीमारियां फीमेल्स में खास करके ज्यादा। तो इसका अगर हम देखे जाए तो इसमें इसका जो ये है, मतलब हमारा जो इसका कारण है वो हमारे गलत लाइफस्टाइल में है, या गलत खान पान की आदतों में इसका जो है वो ओरिजिन या इसका रूट हम कह सकते हैं। तो उसके रोकथाम के लिए अगर हमें हुआ है तो उसको कैसे हम उसका बोन मास या हमारा जो डेंसिटी है, वो जो बोन डेंसिटी वो हमें बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें जैसे कि कैल्शियम हमारे जो डाइट में है उसको हमें शामिल करना है, और हमें सिर्फ दूध हम ले रहे हैं, कुछ कप भर दूध ले रहे हैं, दूध वाली चाय ले रहे हैं, बस उस प्रकार से ही नहीं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारा वजन भी नहीं बढ़े। तो हमें जैसे कि जो क्रीम है वो निकाल के, लो फैट डेयरी जो है दूध, साय निकाल के या क्रीम निकाल के, जो दूध बचता है उसका हम दही या वो उसका पनीर, या फिर सोयाबीन प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन है, दाल है, टोफू है, सोया पनीर है, तो ये सारी चीजों में कैल्शियम रहेगा है। फिर नाचनी है, रागी है, तो ये सारी चीजें हमें
या फिर मिक्स जो हम बोलते हैं मिक्स ग्रेन है उसकी रोटी है या पालक है, तो इसमें कैल्शियम ज्यादा है। तो ये पर्पसफुली हमें हमारे डाइट में हमें ये सारी चीजें हमें शामिल करनी है। फिर हमारा जो रोज का जो रिक्वायरमेंट है अराउंड 500 से 700 जो कैल्शियम की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो मेनली ये सारी चीजों से हमें वो लेनी है। फिर विटामिन डी है, उसका भी बहुत रोल, महत्वपूर्ण रोल है इसमें, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी का ये आता है, मतलब ये हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी। और विटामिन डी जो होता है ये सनलाइट के द्वारा हमारे जो स्किन पे सनलाइट या त्वचा से एब्जॉर्ब होके उसके बाद ये उसका प्रोसेस एक्टिवेट होता है। तो हमें सनलाइट में का एक्सपोजर, मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि सनलाइट हमें ज्यादा, जैसे कि हमें टेंडेंसी नहीं रही है, हम धूप में नहीं ज्यादा पसंद नहीं करते, तो हमें मतलब एक आधा घंटा 15-20 मिनट हमें सनलाइट या सूर्य प्रकाश है उसको हमें स्किन एक्सपोज करना हमें जरूरी है। और उसके अलॉन्ग विथ उसके साथ हमें जो फोर्टिफाइड मिल्क है उसमें एडिड ये विटामिन रहते हैं, वो ऐसा वाला जो मिल्क है, फिर स्प्राउट्स है, सीरियल्स है, इनको हमें हमारे डाइट में शामिल करना है विटामिन डी के लिए। और उसका जो डेली मात्रा है वो 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट, ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट रहती है। फिर और एक जो एसिड एंड अल्कली बैलेंस, तो ये जो चीज है ये ऑस्टियोपोरोसिस में ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो एसिड जो है, जैसे कोई भी एसिडिक फूड है या एसिड है, तो ये कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, उसको यूरिन के द्वारा वो कैल्शियम लूज हो मतलब एक्सक्रीट होना चालू होगा, या फिर बोन्स को डैमेज करेगा एसिडिक फूड या एसिड। और जो अल्कली है, अल्कलाइन जैसे है वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये उसको रिवर्स करेगा, मतलब वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में या बोन्स में एब्जॉर्ब होने में या बोन डेंसिटी बढ़ने में वो हेल्प करेगा। तो इसलिए हमें जो अल्कलाइन फूड है, मतलब जो नेचुरल फूड है, वो हमें ज्यादा हमारे डाइट में रखना है। जैसे कि फ्रूट्स है, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल, पपाया, देन स्ट्रॉबेरी, देन वेजिटेबल्स जो है जैसे कि कैरेट है, स्पिनच है, बीट है, ब्रोकोली है, देन और अलग अलग जो ग्रीन फूड है, और फिर अलग अलग प्रकार के नट्स है, सीड्स हैं। तो ये सारी चीजें हमें पर्पसफुली लेनी है डाइट में, ऐसे नहीं कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन खाया, लेकिन रेगुलरली हमें नाश्ते में, मॉर्निंग में हम जैसे शुरुआत हमारी दिन की चाय के साथ करते हैं, तो चाय के अलावा हमें फ्रूट्स और ये सीड्स मुट्ठी भर, जैसे एक मुट्ठी भर नट्स, सीड्स और एक या कोई अच्छा फ्रूट, ऐसा हम लेके हम हमारे दिन की शुरुआत कर सकते, सो दैट वो अल्कली का जो ये है वो उससे अल्कलाइन जो हमारा खून बनेगा, तो उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ने में हेल्प होगी। फिर एक्सरसाइज जो है वो भी बहुत जरूरी है ऑस्टियोपोरोसिस के रोकथाम के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज से ना केवल हमारा वजन ही घटता है, पर उससे हमारा बोन मास भी बढ़ता है। तो क्योंकि वो बोन मास के इसके उसका प्रमाण बढ़ने के लिए वो स्टिमुलेट करता है बॉडी को एक्सरसाइज। फिर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ने के लिए भी एक्सरसाइज हेल्प करेगा। फिर हमारी जो ऑस्टियोपोरोसिस जिनको है, उन महिलाओं में महिलाओं में या पुरुषों में भी उनकी जो है वो बोन्स जो है वो वीक हो जाते हैं, और फिर कभी अगर बैलेंस उनका वो उन्होंने खो दिया या कभी गलती से थोड़े भी गिर गए, तो सीनियर जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको फ्रैक्चर्स का ज्यादा डर है। हिप फ्रैक्चर इज वेरी कॉमन इन मतलब जो 70+ के जो है 70 के ऊपर के जो लोग हैं उनको हिप फ्रैक्चर या ये जो है ये उनमें ज्यादा ये होता है, तो उससे उनके जो मोबिलिटी है वो हैम्पर हो जाती है, उनका जो डेली लाइफ है वही वो उनका हैम्पर हो जाता है, उनका चलना फिरना ही वो बंद हो जाता है और वो बेड रिडन होते हैं। तो उसके बाद उनका पूरा जो लाइफ है वही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो फिजिकल हम थोड़े भी अगर एक्टिव है, वॉक कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस जो है वो मेंटेन रहने में हेल्प होता है। फिर एक्सरसाइज से हमारी स्ट्रेंथ और जो पोस्चर है बॉडी का वो भी मेंटेन रहता है।
तो योगा जो है उससे हमारा पोस्चर मेंटेन रहने में हेल्प होती है, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा रहता है, जो भी डिफरेंट आसनास है जो हम कर सकते हैं हमारे क्षमता के अनुसार, या हमारी जो भी कुछ हमें प्रॉब्लम है, जैसे किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, किसी को लंबर ये लॉर्डोसिस, मतलब उसके हर एक के अपने अपने, किसी को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके उसके अपने अपने शरीर की क्षमता अनुसार वो उसके जो व्यायाम है वो उसका चयन करे, या फिजियोथेरेपिस्ट है या उसमें जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनके सलाह से वो एक्सरसाइज चुने। फिर रनिंग है, जॉगिंग है और एरोबिक एक्सरसाइजेस है, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस के रोकथाम में, प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, उसके हेल्प होती है। फिर वेट बेयरिंग जो एक्सरसाइजेस है जिससे हम वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, तो वजन उठाने से भी हमारा जो है वो बोन मास बढ़ने में हेल्प करता है, ये स्टिमुलेट करता है बॉडी को। तो ये जैसे 40 के ऊपर के महिलाओं को वेट लिफ्टिंग जो है ये उनमें ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस या बोन डेंसिटी कम होना, इसमें वेट लिफ्टिंग इसकी रोकथाम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ये प्रूव हो चुका है। तो हमें उसमें जो हम बहुत ज्यादा, हमें जैसे जिम में पहलवानी नहीं करनी है, हमें बहुत ज्यादा ऐसे हेवी जो वेट लिफ्टर्स है वो जैसा हमें नहीं करना है, लेकिन हम छोटे छोटे वजन है जैसे कि 1 किलो 2 किलो ऐसे छोटे छोटे जो डंबल्स है वो हम हमारे घर में, मतलब हम उसके जो एक्सरसाइजेस है हाथ से कर सकते हैं, तो उससे हमारा जो बोन डेंसिटी है वो बढ़ने में हेल्प होगा, या जो उसका जो लॉस होता है एवरी ईयर उसमें 2% जो बोन मास डेंसिटी हमारी घटती है महिलाओं की, और उसके कारण है कि हमारे जैसे कि हार्मोनल, हमारा जो ये है हार्मोनल मेकअप है लेडीज, तो उसमें वो वेट लिफ्टिंग जो है वो उसके बढ़ोतरी में, मतलब बोन डेंसिटी कम होना, ऑस्टियोपोरोटिक टेंडेंसी, उसको प्रिवेंट करने में वेट लिफ्टिंग वजन उठाना, ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, आजकल प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम और एक जो करंट बर्निंग टॉपिक है या बीमारी है या जो भी हमारे डेफिशिएंसी है वो उसके बारे में देखेंगे, वो है एनीमिया। ठीक है ना? तो एनीमिया जो है, लास्ट टाइम हमने इस पे डिस्कस किया है कि हमारा जो बॉडी में जो खून है वो कम रहता है, तो एनीमिक लोग जो रहेंगे वो उनमें ज्यादातर जैसे कि उनमें थकावट रहना, उत्साह नहीं रहता है, उमंग नहीं रहेगा, और चक्कर आना, और कोई भी ज्यादा ऐसे मतलब वो एक्सर्शन नहीं कर पाते, तो जैसे ये पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग रहना, या पाइल्स से ज्यादा खून जाना, या इस प्रकार से अलग अलग कारण हो जाते हैं, या फिर वर्म इन्फेस्टेशन रहता है। तो जो ग्रोइंग एज है बच्चों में या स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, टीनेजर्स है, तो इनमें जो भारतीय जो इंडियंस जो बच्चे हैं, तो उनमें ये एनीमिया जो है वो ज्यादातर दिखाई पड़ता है। तो इसमें इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो खान पान जो है हमारा, राइट डाइट इज द राइट ट्रीटमेंट। तो सही जो खाना है, डाइट है, ये इसमें हमें लेना है। तो जो है वो उसमें जो एनीमिक जो कोई भी बंदा है तो उसमें उसको आयरन वाली जो जिसमें आयरन हो, ऐसी जो खान पान की चीजें वो उसको उसमें मतलब शामिल करनी है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनाच, रेडिश लीव्स है, फिर मूली के पत्ते, फिर पुदीना के पत्ते, तो इसमें आयरन बहुत ज्यादा है ना? तो फिर और जैसे कि मेथी है, फिर जो ये रहता है अंकुरित स्प्राउटेड जो ग्रेन्स है, तो वो रोज के हम एक 50-60 ग्राम या 1 कटोरी 1.5 कटोरी वो हमें कंपल्सरी लेना है। तो स्प्राउटेड के इसमें आयरन रहता है। तो शक्कर की जगह हमें गुड़ हम यूज कर सकते हैं। और स्वीट, जैसे हम खाना खाने के बाद लोग स्वीट खाना पसंद करते हैं, तो उसके जगह हम स्वीट की जगह हम जो गुड़ है वो खा सकते हैं, तो वो क्योंकि नेचुरल है गुड़। फिर रात भर जो भिगोए हुए जो ये रहते हैं अंजीर रहते हैं,
किशमिश रहते हैं, उसमें बहुत सारा आयरन पाया जाता है। फिर जैसे कि जो आयरन मेटाबॉलिज्म में साइट्रिक एसिड, विटामिन सी, ये इसका भी बहुत ज्यादा ये रहता है, रोल है। तो उसके लिए हमें नींबू या साइट्रिक जो सिट्रस जो फ्रूट्स है, मौसम्बी है, नींबू है, पोमेग्रेनेट है, ये वाली चीजें हमें शामिल करनी है। ऑरेंज है, आंवला है। सो इसके वजह से हमें आयरन एब्जॉर्ब होने में हेल्प होती है। तो जो भी एनेमिक लोग होते हैं उनको हम बताते हैं कि आप खाना खाने के बाद जो आयरन टैबलेट है वो उसके साथ आपको हाँ, उसके साथ आपको नींबू पानी, नींबू जो है वो आपको लेना है, नींबू पानी या मौसम्बी का, संतरे का जूस वो लेना है, तो जिससे आयरन एब्जॉर्ब होने में हेल्प होती है। क्योंकि और फिर जैसे कि आयरन जो है वो आयरन वेसल्स जो होते हैं, लोहे की जो कढ़ाई होती है, लोहे के बर्तन होते हैं, उसमें अगर हम खाना बनाएंगे तो उससे भी हमारा नेचुरली हमें जो आयरन है वो नेचुरली हम उसमें खाना बनाते टाइम वो फूड में वो जो आयरन है वो नेचुरली आ जाएगा। तो हमें अलग से बाहर से जो है वो कम लेना पड़ेगा। फिर जैसे कि टी है तो उसमें जो कैफीन होता है या टैनिन या निको, जैसे ये सारी जो चीजें टी में जो घटक होते हैं, टैनिन, जो कॉफी में होता है कैफीन, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफियर करती है। तो बहुत ज्यादा चाय जो लेने की हम लोगों को आदत लगी है तो वो हमें कम करनी चाहिए। 1 या 2 ही बार हमें चाय लेनी चाहिए, खासकर लेडीज जिनमें ये एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। फिर जो बाहर से मतलब जब आयरन, अगर हम बहुत सारा एनीमिया है तो हमें ऊपर से खून तो चढ़ाना ही पड़ता है या आयरन टैबलेट्स तो लेनी ही पड़ती है। लेकिन अगर हमारा थोड़ा सा ये एनीमिया है, हमें हीमोग्लोबिन थोड़ा ही हमारा कम है, थोड़ी लेवल में हमारा कम है, तो हम जैसे डाइट में चेंजेस करके भी उसको कर सकते हैं कंट्रोल। फिर जो ऑयली या तली हुई चीजें हैं वो कम करनी है, स्ट्रेस कम लेना है। तो ये सारी चीजें भी एनीमिया के इसमें बहुत ज्यादा मतलब एनीमिया को बढ़ने में ये स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीजें भी बहुत ये है, इसकी भी इम्पोर्टेंस है। आजकल हर 4 औरतों में से एक को हेमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, कि हेमोग्लोबिन बहुत कम है। तो आपने आज इतना अच्छा डाइट बताया कि हम अपने खुद से ही अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने हेमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। और डायबिटीज के बारे में ये मैं पूछूंगी कि अगर हम चेकिंग के लिए जाते हैं, चेकअप के लिए जाते हैं और हमें डायबिटीज नहीं है बट बॉर्डर लाइन पे अगर हमें डायबिटीज है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमको डायबिटीज ना हो? और अगर डायबिटीज हो भी गया तो ऐसी क्या प्रिवेंशन है जो हम उससे बचा जा सके, हमें ज्यादा ना हो पाए? हाँ हाँ जी। तो लास्ट टाइम हमने सारे क्या डायबिटीज क्या है, उसके क्या कारण है, उसके लक्षण क्या है, ये सारा हमने डिस्कस किया है इन डिटेल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि उसको, जैसे अगर आप जैसे बोले कि शुगर हमें जस्ट दिखाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी हमारी शुगर दिख रही है, हमारे खून रिपोर्ट में आ रही है, तो उसकी रोकथाम हम कैसे करें सो दैट हमारा ज्यादा बॉडी में वो डेवलप ना हो डायबिटीज, या हमें और गोलियां या और हमें जैसे गोलियों के बाद इंसुलिन लेना पड़ेगा, मतलब हमारा और डायबिटीज वर्सन ना हो, इसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेनी पड़ेंगी, तो उस बारे में हम थोड़े अभी चर्चा करेंगे। तो उसमें तो मेनली हमें जैसे कि हमारा जो डाइट है वो ही उसमें उसका ही ज्यादातर रोल है। और डाइट जो है, तो डाइट में जैसे हम बहुत ज्यादा जो ये है मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं या मीठी चीजें हैं जो ऊपर से हम उसमें शक्कर डाल रहे हैं, फिर बाकी जो ये है मतलब कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है या मिठाई है, तो इनमें ऑलरेडी जो है वो ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स इसमें ऑलरेडी बहुत सारा भरा हुआ है, लोडेड है। तो उसके वजह से हमारा जो ये है बॉडी में डाइजेशन पे उसका ज्यादा मतलब ओवरलोड हो रहा है ये सारी चीजों का, और उससे हमारा इनडायरेक्टली हमारा वेट बढ़ रहा है
है ना, उससे ज्यादा शरीर में इंसुलिन रिलीज हो रहा है अननेसेसरीली, तो उससे बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है ना, मतलब खून में हम बार बार हम ये सारी जो टॉक्सिक चीजें है वो बार बार डाल रहे हैं शरीर में, तो उससे जो बॉडी में इंसुलिन है वो वो जो शुगर बॉडी में बन रही है, ब्लड में बन रही है, तो उसको एसिमिलेट करने में वो जो इंसुलिन है वो उसकी क्षमता खो देता है, तो उसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से इंसुलिन जो है ये प्रभावशाली नहीं रह जाता, जिससे जो शुगर है, ब्लड शुगर, उसका एसिमिलेशन नहीं होता और वो फिर ब्लड में दिखाई देती है, यूरिन में दिखाई देती है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। तो इसका कहीं पे जो लिंक है ये हमारे हेवी कार्बोहाइड्रेट, हेवी शुगरी डाइट और ये सारी चीजों में है इसका जो है वो। तो हमें जो हमारा आहार है वो जिस प्रकार से हमने देखा, हाइपरटेंशन है या कोरोनरी आर्टरी डिसीज में है देखा हमने, या ऑस्टियोपोरोसिस में देखा, ओबेसिटी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसके पीछे हमारा जो गलत खान पान है वही वैसे देखा जाए तो ज्यादा मतलब उसका ही ये है, ज्यादा रोल उसका ही है, तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। और उसमें उसके बाद हमें जो हमारा बॉडी वेट है वो अगर हम बढ़ा हुआ है तो वो हमें कम करना है, तो आहार तो हम चेंज करेंगे और एक्सरसाइज भी हम रेगुलर करेंगे, तो हमारा जो ज्यादा बढ़ा हुआ वेट है वो कम होने में मदद मिलेगी। तो अगर हम आइडियल वेट मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हफ्ते में 3 या 4 बार 30 मिनट्स एक्सरसाइज, इंटेंस वर्कआउट एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक या जो भी हम कर सकते हैं, योगा, जिम, तो इससे हमें जो है इससे डेफिनेटली हमारा जो मेटाबॉलिज्म है या हमारा अच्छा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है या जो हमारे अच्छे गुड बॉडी में जो फैक्टर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो सारे हम एक्टिव हो सकते हैं न्यूट्रिशन से और इन सब बातों से। तो डेफिनेटली इससे हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बॉडी में बन रहा था वो कम होने में मदद होगी और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल जो हमारी बढ़ के आ रही थी वो कम होगी। फिर हमें जैसे होल ग्रेन्स जो है वो लेने हैं, मतलब अनपॉलिश जो है अनपॉलिश जो ग्रेन है वो हमें लेने हैं। फिर नेचुरल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बहुत मीठे फ्रूट्स भी हम ले नहीं सकते अगर हमें शुगर है तो आई है, तो हमें जो जैसे पेयर है, एप्पल है, देन गवा है, पेरू है, तो ऐसी हमें कम मीठी वाले जो फ्रूट्स है वो डायबिटीज के लोगों में इंडिकेटेड है। और अगर हमारी एज 45 से ज्यादा है तो हमें हर मतलब 3 साल में हमें ग्लूकोज का, मैं तो बोलूंगी कि हर साल ही हमें या हर 6 महीने में हमें ग्लूकोज टेस्ट करना चाहिए। और जो 3 महीने की जो शुगर होती है HbA1c, वो हमें बीच में कभी कभी एक साल में एक बार हमें वो चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि कहीं उसने वो लेवल जो है वो उसकी लेवल होती है अप टू 6 HbA1c की, अगर उससे अगर हम ज्यादा आई है इसका मतलब गए 3 महीने में हमें कहीं पे तो भी हमें ब्लड शुगर हमारी 3 महीने से वो ज्यादा बढ़ी हुई है, उसका ये है प्रमाण है, तो हम अलर्ट हो सकते हैं। फिर रेगुलर टेस्टिंग इसमें जरूरी है। और जो टाइप 1 डायबिटीज होता है तो वो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो जन्म से जो होते हैं, मतलब जो बच्चों में जेस्टेशनल डायबिटीज होता है वो बच्चे बाद में उनमें टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है, तो 4 साल या 5 साल के बाद उनमें शुगर दिखाई पड़ती है। तो वो बच्चों को अगर शुरुआत में उनको ब्रेस्ट फीड किया जाए, जन्म के बाद ही उनको रेगुलर 3 महीना लगातार उनको अगर ब्रेस्ट फीड किया जाए तो टाइप 1 डायबिटीज का जो टेंडेंसी है वो कम हो सकती है। जो भी बच्चों में जेनेटिकली ये बच्चे उससे प्रभावित है, उन बच्चों में वो टाइप 1 डायबिटीज जो डेवलप हो सकता था वो ना होने में वो हेल्प करेगा। फिर जो डायग्नोसिस है, अर्ली डायग्नोसिस थ्रू ब्लड टेस्टिंग, तो असेसमेंट, जैसे हम डायबिटीज, आपने बोला कि अगर शुगर थोड़ी हमें आई है या हर एक तीसरे या चौथे इंसान में डायबिटीज दिख रहा है, तो हमें अर्ली डायग्नोसिस, मतलब हम जैसे शुरुआत में ही उसको अगर हम डायग्नोस कर पाए ब्लड टेस्टिंग के द्वारा, तो उसके रोकथाम में हम हमारा अगर वेट बढ़ा हुआ है या हमारा डाइटरी हैबिट्स गलत है, तो उसको हम एक्सरसाइज और राइट खान पान की आदतों से हम उसको
करेक्ट कर सकते हैं। फिर डायबिटीज और जो हाइपरटेंशन है, दीज आर द टू मेजर फैक्टर्स टू ट्रिगर द कोरोनरी हार्ट डिसीज। तो उसके साथ हमें ब्लड प्रेशर भी हमें मेजर करके उसको भी हमें कंट्रोल रखना है। फिर ब्लड लिपिड मेजरमेंट, जो खून के अंदर की चर्बी है, जैसे मैंने बोला कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हम देखते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो उसकी भी हमें जांच करनी जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें एक साथ ही सारा हमें ध्यान रखना है। फिर जैसे ये सारे जो कारण है ये डायबिटीज के बढ़ने में हेल्प करते हैं, तो इनको हमें जो है, जैसे स्मोकिंग है तो वो हमें बंद करना है, ओबेसिटी, मोटापा कम करना है, फिजिकली हमें एक्टिव रहना है, ब्लड प्रेशर को हमें कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल को हमें कंट्रोल रखना है, बॉडी के जो फैट है, लिपिड लेवल है, उसको कम रखना है। मतलब ये सारी चीजों का हम अगर इसको अगर हम कंट्रोल कर पाए तो हमारा डायबिटीज निश्चित जो हमारी बॉडी में पनपने वाला था या बढ़ने वाला था, और वो इंटरकनेक्टेड रहता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, दिस आर ऑल फैक्टर्स दे लीड टू कोरोनरी हार्ट डिसीज। तो उसके बॉडी में डेवलपमेंट को हम निश्चित तौर पर से उसको चेकमेट कर सकते हैं। तो अभी आजकल ओबेसिटी तो हर किसी में देखा, बहुत लोगों में देखा जाता है। इवन बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में ओवरवेट हो रहे हैं बच्चे। और मैंने बहुत लोगों का ऐसा देखा है कि अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है फिर भी उन्होंने वो कम खाते हैं, ऐसे नहीं कि ज्यादा खा रहे, कम खा रहे, उसके बाद भी वो उनका वजन कम नहीं हो रहा है और उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या है इसका प्रिवेंशन, आप बताइए। तो एक्चुअली ओबेसिटी का तो जैसे है कि जैसे आपने बोला, ये सही बोला कि काफी टाइम लोग मतलब वो बोलते हैं कि मैं तो बहुत कम खाती हूँ, मैं आधी चपाती खाती हूँ, एक ही चपाती खाती हूँ, मैं राइस नहीं लेती हूँ, और मैं सिर्फ पानी पीती हूँ तो ही मेरा वजन बढ़ता है, मेरा हवा से ही वजन बढ़ता है। मतलब अलग अलग लोग जैसे उसमें अलग अलग लोग जैसे मतलब वो नैराश्य की वजह से लोग बोलते रहते हैं। तो एक्चुअली सच में देखा जाए तो जो एशियन पॉपुलेशन है वो शुरुआत में ओबेसिटी या मोटापा हमारे इंडियन जो ये है पॉपुलेशन उसमें कम था, जो 70 के दशक में, 70s में। उस टाइम अमेरिका या जो डेवलप कंट्रीज थी उधर ओबेसिटी का बहुत ज्यादा ये था, प्रचलन था। लेकिन अभी 90s के बाद अभी आज गए 20 सालों में जो भारतीय स्त्री पुरुष है उनमें भी मोटापा उस ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो उसके जैसे कि कारण हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, और इसका कैसे डायग्नोस करना है वो भी मैंने आपको बताया था कि बॉडी मास इंडेक्स जो है तो हाइट एंड वेट, तो उसका जो ये होता है प्रोपोर्शन है BMI, तो वो जब 30 के ऊपर रहता है तो हम ओबेसिटी उसको डायग्नोस करते हैं, सॉरी, और 25 से 30 के बीच में रहता है तो हम उसको ओवरवेट बोलते हैं, और वो आइडियली इट शुड बी लेस देन 25। तो और फिर जो ये रहता है उसमें फैट का परसेंटेज जो होता है वो भी ओबेसिटी अगर हम देखें उस इस पे मशीन में, तो उसमें हमारा बॉडी का जो परसेंटेज है, फैट परसेंटेज, वो 30% से मोर में उसमें ये करेगा, और मसल मास जो है वो जो है उसमें कम शो करेगा। तो ये जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें हम मोटापा से पीड़ित है, ग्रसित है। और उसके कारण भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि हमारी जो फैमिलियल इनहेरिटेंस उसको रहता है, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है, या उसके इन्फ्लुएंसेस रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में अगर गलत खान पान की स्टाइल है, हैबिट है, तो माँ मोटी है तो गलत खान पान के हैबिट से बच्चे भी मोटे ही रहेंगे, क्योंकि खान पान ही गलत है। तो उसमें जीन्स का कोई रोल नहीं है ज्यादा, वो तो हमारा जो है वो हमारे गलत खान पान की वजह से हमारा फैमिली में मोटापा चल रहा है।
तो डेफिनेटली हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट लाइफस्टाइल चॉइसेस बना के, खान पान के राइट चॉइसेस, प्रॉपर हेल्दी फूड खा के हम उसको उसमें हम ये कर सकते हैं, मतलब बदलाव ला सकते हैं। फिर जैसे कि कुछ डिसीजेस है, थायराइड है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो भी उसके लिए जैसे मोटापा या उसमें उसमें रोल मतलब वो भी ओबेसिटी के कारण बन जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन हमने ये किए थे कि जो ओबेस लोग हैं उनमें हार्ट डिसीज, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ओबेस लोगों को डायबिटीज रहेगा, डायबिटीज के वजह से उनमें जो ये जो है उनका लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो उसमें गड़बड़ रहेगी, बीपी आ जाएगा उनको। तो ये सारा ओवरऑल जो है वो हार्ट डिसीज के तरफ उनको, फिर स्ट्रोक है, हार्ट डिसीज मतलब हार्ट के वेसल्स में ब्लॉकेज, और स्ट्रोक मतलब जो ब्रेन को सप्लाई करने वाले जो वेसल्स है उनमें अगर ब्लॉकेज हो गया तो उसमें वो स्ट्रोक मतलब उसकी नस फूटने से ब्रेन डैमेज होगा तो उसको स्ट्रोक कहेंगे। मतलब ये कहीं से शुरुआत इसकी मोटापे से भी होती है। टाइप 2 डायबिटीज उससे बनेगा बॉडी में। कुछ कैंसर जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि एडिपोज टिश्यू है, ओवर एक्सेस जो फैट है उसमें पोस्ट मेनोपॉजल एज में उसमें एक्सेसिव एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में ये मतलब ओबिस महिलाओं में ये कैंसर ज्यादा पनपते हुए दिखाई देंगे। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, स्लीप एपनिया है, नींद में उनकी नींद में सांस रुक जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यू होते हैं उनको, तो बोन उनके डैमेज रहेंगे, बोन मास कम रहेगा। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन है ये इंडियन लोगों में मोटापे की वजह से हमें दिखाई देती है। तो उसमें क्या हम अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो हमें बैलेंस डाइट लेना है। तो बैलेंस डाइट मतलब क्या, तो जिसमें हमारा जो फैट है, डाइट में जो फैट की मात्रा है वो 30% से हमें कम रखनी है। कार्बोहाइड्रेट शुड बी मोर देन 50%, प्रोटीन शुड बी मोर देन 20%, है ना। तो हमें हमें चूजी बनना है, मतलब हमें चॉइस कर करके खाना है कि प्रोटीन्स वाली जो चीज है वो क्या है। तो चना है, टोफू है, स्प्राउट है, फिर जो ये है क्रीम निकाल के, या जिसको हम बोलेंगे उसकी चिकनाई निकाल के जो दूध है उसका पनीर है। तो ये वाली चीजों में प्रोटीन, दाल है तो ये वाली चीजों में प्रोटीन ज्यादा है। तो ये वाली चीजें हमें हमारे डाइट में हमें शामिल करनी है। और कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीजें जैसे राइस है, चपाती है, और जो भी हम मीठी चीजें हैं, स्वीट है, मिठाई है, जो हम खान पान में हम हमारे डाइट में रहता है, तो ये हमें कम करना है। और हमें जैसे एक्सरसाइज में हमें नहीं कुछ तो हम एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक तो भी हमें डेली उसमें शामिल हम कर ही सकते हैं। फिर ये सारे मेरे अलग अलग जो मैंने मोटापे के जो कारण मतलब उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है या उसके जो इफेक्ट्स है वो सारे इसमें थोड़े दिखाए। साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जैसे कॉन्फिडेंस कम रहता है या डिप्रेशन रहता है। फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस की थी, वही है इस स्लाइड में। तो अभी हम जैसे रिमेडीज के तरफ आ रहे हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो हमें 4 से 7 दिन हमें रखना है। फिर उसकी इंटेंसिटी है वो मॉडरेट हमें रखनी है। 30 से 60 मिनट हमें एक्सरसाइज डेली हमें रखना ही रखना है। फिर एक्सरसाइजेस हमें अलग अलग प्रकार से हमें एक्सरसाइज हमें कर सकते हैं। वॉकिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। तो इस प्रकार से हम एक्सरसाइज को हमारे जीवन में शामिल कर सकते हैं। फिर राइट वे ऑफ ईटिंग, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि जो भी हमारा जंक फूड है या फास्ट फूड है, पिज्जा है, बर्गर है, मैदे वाली चीजें है, आइसक्रीम है, स्वीट्स है, जिसको हम हमें हमें लगता है कि हम मतलब हमारे ये हमें खाने से हमें एक आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। तो ये वाली चीजों से हमें ये गलत ये जो खान पान की जो हमारी हैबिट है ये हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही है। तो इसको हमें ये कंट्रोल करना है, और हमें जो नेचुरल है हेल्दी चीजों को भी हम हमारे डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे स्प्राउट्स है, बॉइल्ड, आप उसको बॉइल करो, फिर उसपे आप चाट मसाला या कुछ भी थोड़ा सा उसपे आप हरा धनिया से या लेमन ये करके स्क्वीज करके उसको आप एज ए स्नैक ले सकते हो।
शाम को, इवनिंग को एक फल खा सकते हो। मॉर्निंग में भी आप स्प्राउट्स जो है डाइट में वो आप अगर शामिल करेंगे और फ्रूट्स लेंगे तो बहुत अच्छा हेल्दी आपका नाश्ता भी, ब्रेकफास्ट भी रहेगा, और जिससे आपको प्रोटीन्स भी ज्यादा मिलेंगे। और आपके बॉडी में जैसे हमें पोहा है, उपमा है, पराठा है या डोसा है, तो ये सारी हमें जो ब्रेकफास्ट की ये सारी जो हैबिट्स है, तो इससे हमारे इसमें हम कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा लेते हैं। जैसे नाश्ते में भी कार्बोहाइड्रेट, फिर दोपहर के खाने में भी कार्बोहाइड्रेट, और शाम को भी चाय बिस्किट या कुछ बेकरी प्रोडक्ट या कुछ भी जैसे खारी बिस्किट व्हाटएवर इट, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ही रहेंगे। और रात के खाने में भी हम दाल, राइस या चपाती, सब्जी, ऐसे ये चीजें हम लेंगे। सब्जी भी हमारी तेल या मसाला, मतलब उसमें भी सब्जी का कंटेंट कम रहेगा, है ना, तर्री वाली चीजें, तो उसमें भी हम ऑयल और फैट ही ज्यादा ले रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा विथ माइंड, विथ इंटेंशन, विथ हमारे स्ट्रॉन्ग विल पावर से अगर हम ये जो ये हैबिट्स जो है इसको अगर हम कंट्रोल करेंगे, और इसके इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स इफ वी ऐड लाइक नेचुरल फूड इन आवर डाइट, लाइक फ्रूट्स है, ग्रीन वेजीज है, तो उसको और अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स और फ्रूट, और फिर दोपहर के खाने में हम सैलेड है 1 कटोरी, फिर 1 कटोरी आप सूप है, सैलेड, सूप, दाल, मतलब ये या फिर अलोंग विद दैट अगेन स्प्राउट, तो ये सारी चीजों में हमें फाइबर, प्रोटीन्स और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सारी चीजें हमको ज्यादा मिलेंगी। और इससे सैटिस्फाइड भी होंगे हम, जब हम चबा चबा के खाते हैं तो हमें सैटिस्फाइड भी होती है। और उसके बाद हम जो मेन हमारा कोर्स है, जैसे कि हमारा राइस है या फिर हमारी रोटी है, वो हम बाद में अगर उसको प्रेफरेंस देंगे और पहले ये चीजों को खाएंगे, तो वो चबा चबा के हमारे जो ब्रेन सेंटर्स है वो सेटिस्फाई होते हैं। और फिर जो कार्बोहाइड्रेट वाली हेवी चीजें है वो हम कम खाते हैं। और जो स्वीट्स है, मिठाई है, उसको तो विद इंटेंशन हमको उसको खाना ही नहीं है। अगर खाना है तो एक स्पून या 2 स्पून जस्ट चखने के लिए हमें। तो इस प्रकार से अगर हम मोटे हैं भी तो हम उसको कम, मोटापा कम कर सकते हैं। और एक्सरसाइज हमें डेली हमें करना ही करना है। एक्सरसाइज को हमें कभी भी ऐसे वे ऑफ नहीं करना है कि उसको भी जैसे हम खाना या ब्रेकफास्ट जैसे ये हम मैंडेटरी समझते हैं, वैसे आधा घंटा किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज हमें करना ही करना है। तो अगर ये चीजें अगर हम विद इंटेंशन करेंगे तो डेफिनेटली हमें मोटापा जो है वो, ओबेसिटी जो है वो कम होने में हेल्प होंगी, या हमारे बॉडी में वेट गेन होने की चांसेस है वो रहेंगे ही नहीं। मतलब ये प्रिवेंशन का भी काम करेगा ये डाइट। तो आई थिंक मेरा जो ये है सेशन, देखिए मेरा जो जो भी लाइफस्टाइल अफेक्टेड जो बीमारियां है, जो डिसीजेस है, वो हमने डिस्कस किया आज लगभग 5-6 प्रकार की। तो अगर इससे रिलेटेड या कुछ भी मतलब किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को डाउट है, तो वो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आई विल आंसर टू देयर क्वेरीज। किसी को अगर कुछ भी पूछना है, किसी को कुछ डाउट है, तो he or she can ask me. अभी शायद किसी ने हैंड रेज भी किया था ना? हाँ, ये किरण ओझा, आपको कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। किसी ने तो चैट बॉक्स में भी डाला है। 1 मिनट। हाँ, क्या लिखा है? Can you tell me how much gap is ideal between taking tablets and taking food? अगर ये क्वेश्चन अगर डायबिटीज से रिलेटेड है तो हमें जो हमारी जो मेडिसिन है डायबिटीज की, वो हम खा के हम तुरंत हमें खाना चालू करना है, क्योंकि वो जो डायबिटीज दवा है उसमें आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंसुलिन ही रहता है।
तो वो हमें खाना खाने के साथ ही लेनी पड़ेगी, सो दैट वो जो खाने में पैदा होने वाली जो शुगर है उसके डाइजेशन में वो हेल्प करेगा वो टैबलेट। तो उसके साथ ही खाना है। फिर अगर हमें बाकी जो चीजें है जैसे कि विटामिन है, माइक्रो कोई मल्टीविटामिन टैबलेट है, कोई एंटीबायोटिक, वो वाली चीजें हमें खाना खाने के बाद लेनी है, 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद। डायबिटीज की दवाई आपको खाना खा के मतलब लेके आपको खाना तुरंत ही खाना पड़ेगा। और किसी है को ना? कुछ पूछना है? किरण जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने रेज हैंड किया है। ओके, और बाकी के लोग किसी को भी कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अपने कोई भी डिसीज या कोई भी प्रॉब्लम को लेके कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए। अगर नहीं पूछना है तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप अपना क्वेश्चन। आप उनको किरण ओझा जी को अनम्यूट कर सकते हो क्या? हाँ, वो अनम्यूट ही है अभी। अच्छा, अनम्यूट किया है उनको मैंने। so that he can ask question. देखिए, हमें अगर कुछ प्रॉब्लम है हम बोलेंगे, और हमारे सामने डॉक्टर आए हैं हुए हैं, उन्होंने MBBS किया है और वो हमारे लिए ही टाइम निकाल के आए हुए हैं, तो एक बार पूछ लेंगे तो आपको भी कुछ पता चलेगा, कुछ नॉलेज आएगा अपनी। हाँ, किरण जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ बोलिए। ये इसको Can you please hear me? हाँ Yes, I can. How to Welcome, Pooja ji. how to mitigate the problem of hyperacidity? अच्छा, मतलब ओके, हाइपर एसिडिटी जो है ये जिसको हम बोलेंगे कि पित्त बॉडी में बढ़ना, एसिडिटी बढ़ना, तो ये जो है इसमें एसिड जो बॉडी में मतलब जो उसका उसकी वजह से हमें